जो व्यक्ति अपने युवा अवस्था में यानी कि अपने यंग एज में अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली स्टेप्स भी उठाता है, वो व्यक्ति पूरे जीवन भर आत्मनिर्भर और सुखी रहता है। इस स्कीम से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा मिथ है, जो सबसे बड़ी अफवाह लोगों के बीच में फैली हुई है इस स्कीम से रिलेटेड, वो ये है। तो देखिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है। जो व्यक्ति एनपीएस के अंदर 25-30 साल इन्वेस्ट करेगा उसे ज़रूर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो आपके लिए अच्छा है और ये बाकी लोगों के लिए अच्छा है। अब इन मिथ्स के बाद में हम बात करेंगे इसके रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न्स के बारे में। तो देखिए, ये जो स्कीम है एनपीएस, इसमें अगर हम जो रिस्क की बात करें सबसे पहले, तो इसका जो रिस्क है ना वो ठीक ठाक सा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। उसका एक रीज़न है, वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एनपीएस के ज़रिए 4 एसेट क्लास में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। मैं शुरुआत में ही बता चुका था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ECGA, ई स्टॉक मार्केट वाला हो गया, C आपका कॉर्पोरेट डेट हो गया, ये भी एक तरीके से मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, G आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और A जो तीनों में नहीं हुआ वो A में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, रिस्क की जब बात होती है ना, तो सिर्फ जो इक्विटी वाला पोर्शन है इसी में सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जो ए है एसेट जो सबसे लास्ट नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, इसमें तो सिर्फ 5% तक की लिमिट लगा रखी है, वो भी सिर्फ एक्टिव चॉइस वाले ऑप्शन में ही लगा रखी है। तो सिर्फ 5% की लिमिट है, मतलब 100 रुपये में से सिर्फ 5 रुपये ही आपका इसमें इन्वेस्ट होगा। तो जब 5 ही रुपये इन्वेस्ट होगा तो ये आपके ओवरऑल रिटर्न को कभी भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, मतलब करेगा बट लाइक उतना ज़्यादा नहीं होगा कि इसकी वजह से बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर आ जाए, है ना। तो जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो शुरुआत के 3 डालेंगे, इक्विटी, कॉर्पोरेट वाला और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इन तीनों में जब आप देखेंगे तो इक्विटी वाला ही सबसे ज़्यादा रिस्की है। ये जो इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिस्क है आपका, तो अगर आप इस एनपीएस के अंदर में एक्टिव चॉइस को हटा दें। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस, तो उनको मैं बता दूं कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक होता है आपका एक्टिव चॉइस का और एक होता है आपका ऑटो चॉइस का। ठीक है, एक्टिव में आप खुद सोचते हैं कि भैया कितने पैसे कहाँ लगाने हैं, मतलब स्टॉक में कितना डालना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना डालना है और ये कॉर्पोरेट में कितना डालना है। ठीक है, उसमें भी लेकिन लिमिट लगा रखी है। जैसे इक्विटी में आप 75% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर आप खुद से भी करते हैं। मतलब एक्टिव चॉइस का मतलब हो गया एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि कितना पैसा आपका कहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये रेगुलर इंटरवल पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है ना आपका, वो होता है ऑटो चॉइस का। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि इसके अंदर में आपको 3 तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं इस वाले चॉइस में। एक एग्रेसिव का होता है, एक मॉडरेट का होता है, कंजर्वेटिव का होता है। तो आप जिस किसी का भी चुनाव कर लेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी एज के अकॉर्डिंग उसमें जो इन्वेस्टमेंट है ना आपका वो एडजस्ट होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ऑटो चॉइस का, ये सबसे बढ़िया है। एक्टिव चॉइस मुझे लगता है कि आपको इग्नोर कर देना चाहिए। देखिए, अगर आप एक्टिवली ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें क्यों कर रहे हैं, फिर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है उसकी, जब चाहें तब पैसा भी निकाल सकते हैं। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा इसके कंपेरिजन में। तो इसको ना हटा दे अगर हम, तो बच जाता है हमारा ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस के अंदर में क्या है कि आप तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन चुन लें, जैसे एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव, तीनों में से कोई सा भी चुनेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा होता है ना उसको कम करते चले जाते हैं, और जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक, इससे क्या होगा कि जब आप रिटायरमेंट की एज तक पहुँचेंगे तो तब तक आपका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और कॉर्पोरेट वाले में, और बिल्कुल एक नाम मात्र का हिस्सा जो कि आपके रिटर्न्स पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, वो हिस्सा आपका इन्वेस्टेड रहेगा स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो रिटायरमेंट के टाइम पे कई लोगों को ये डर होता है कि जब हम रिटायर होंगे तो पता नहीं उस टाइम पे अगर मार्केट बेकार परफॉर्म कर रहा होगा तो हमारे वैल्यू गिर जाएगी, ये वो। तो आपको डरने की इस चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे, क्योंकि आपका ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट वाले में, इसमें तो होगा नहीं इन्वेस्टेड। तो ये हो जाएगा। और प्लस मान लो अगर दिक्कत आती भी है तब भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ी और वैल्यू मुझे मिल सकती है, थोड़ा और मुझे अमाउंट मिल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 60 ही साल में अपना पैसा निकालना है। भाई 60 साल का तो उन्होंने लॉक इन लगा रखा है ना कि 60वें साल तक आपको कम से कम वेट करना है। उसके बाद तो आप और भी अगर चाहें तो वेट कर सकते हैं, तो 2-3 साल और रुक जाइए। जैसे 2-3 साल और रुक जाएंगे तो मार्केट फिर ठीक ठाक तो हो ही जाएगा, फिर आप निकाल लेना पैसा आपको जितना लगता है। तो किसी भी सिचुएशन में, मतलब अगर आप
मान लो नहीं भी रुकते हैं, 60 साल तक में ही अगर अपना निकालते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना इस ऑटो चॉइस वाले का, वो ऐसा है कि आपका रिस्क ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाता है। जब आप यंग एज के होते हैं तो ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होता है इक्विटी के अंदर में, और फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है वो उसको कम करते चले जाते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट वाले में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाता है। तो इससे रिस्क आपका काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाता है और काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि ये जो 3 आपको एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव वाले हैं, तो कंजर्वेटिव वाले में ना गलती से भी इन्वेस्ट मत कर देना। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल, मतलब वो फिर नाम मात्र के रिटर्न्स आप कमाएंगे। इसलिए कभी भी या तो एग्रेसिव वाले को चुनिए या मॉडरेट वाले को चुनिए। अगर आप मेरी माने, अगर मुझे करना होता तो मैं हमेशा आपको यही मतलब करता कि मतलब एग्रेसिव वाले को चुनता, क्योंकि स्टार्टिंग की एज में जब मेरी एज कम है तो मेरा ज़्यादातर पैसा यानी कि 75% तक जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता स्टॉक मार्केट में, बाकी का 25% यहाँ पे हो जाता। और फिर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती चली जाती वैसे वैसे स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट कम होता और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट वाले में वो इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ता चला जाता। और सबसे बड़ी बात कि मुझे इसकी कोई चिंता भी नहीं करनी है। मैंने बस एक बार इन्वेस्ट अकाउंट खुलवाते टाइम वो उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, एग्रेसिव वाले को मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया, डाल दिया अपना पैसा। अब मेरा पैसा पूरे रिटायरमेंट तक उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो इन्वेस्ट होता चला जाएगा। मुझे उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं शुरुआत में कह रहा था कि बिना ज़्यादा सिरदर्दी के इस स्कीम के ज़रिए आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो एक्टिव चॉइस बताया, ऑटो चॉइस बताया और फिर ऑटो में भी जो 3 ऑप्शंस आपको बताए, तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज जो चुन लिया वही चुन लिया, आप जब चाहें तब इसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसको एक बार चुन लिया तो पूरे जीवन भर उसी पर टिके रहना है। जब मन करे जिसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं, मतलब जिनके जैसे SBI है, LIC है, एक्सिस है, कोटक और भी बहुत सारे हैं, तो जो फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इसके साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे दूसरा फंड मैनेजर चाहिए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बतेरे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो भी हर साल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि बस एक ही बार मिला इतने सालों में, हर साल आप जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिस्क को लेकर के काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, और अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो अभी भी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं रिस्क से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो अब फटाफट बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। तो देखिए, ये जो रिटर्न्स का हिसाब किताब है ना, उसे हम समझें उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो आप जब भी इसका अकाउंट खुलवाएंगे ना NPS का, तो इसमें आपको 2 अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। एक होता है Tier 1 का और एक होता है Tier 2 का। Tier 1 आपका मेन रिटायरमेंट अकाउंट होता है, ठीक है। इसी के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब यही NPS है। Tier 1 को ही आप समझिए कि यही मेन NPS है। और जो Tier 2 होता है ना, वो एक एडिशनल अकाउंट होता है, उस पर कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन उसमें कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, मतलब उसमें कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही है कि बस डालो पैसा, उसके ज़रिए भी इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसकी उतनी रेलिवेंस नहीं है। उसको अगर आप खुलवाएं तो ठीक, ना खुलवाएं तो ठीक, उसमें पैसा डालें तो ठीक, ना डालें तो ठीक, ठीक है। उसका कोई खास रेलिवेंस नहीं है। रेलिवेंस सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? Tier 1 अकाउंट का। तो जितने भी रिटर्न्स मैं आपको बताऊंगा ना भी, वो सब Tier 1 के हैं। Tier 2 का भी जो लिंक है, मतलब जहाँ से वो रिटर्न्स मैंने लिए हैं, तो वो डेटा का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम Tier 1 के रिटर्न्स को ही डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया कि 4 एसेट क्लासेस में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, E, C, G और A के अंदर में, ठीक है। तो अभी जो मैं रिटर्न्स बताऊंगा ना, तो वो उन सभी एसेट क्लासेस का अलग अलग बताऊंगा। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, अगर स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ तो वहाँ से कितने पैसे मतलब इसने कमा करके दिया, वहाँ से कितना रिटर्न जनरेट किया इसने। अगर कॉर्पोरेट वाले में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ तो वहाँ से कितने पैसे इसने रिटर्न जो मतलब कमा करके दिया, रिटर्न्स कितना जनरेट किया है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हुआ तो वहाँ से कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, और अगर ए में हुआ तो वहाँ से कितना दिया, ठीक है। तो अलग अलग जो एसेट क्लासेस हैं, तो उन सभी के अंदर में कितना कितना रिटर्न कमा के दिया, तो हम इस तरीके से इसको समझेंगे। तो अगर आपको इससे ये होगा कि तो ये आइडिया लग जाएगा कि जो रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि इक्विटी वाला, तो उसमें ये कितना कमा करके दे रहा है, और सेफ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें कितना कमा करके दे रहा है। और इन सभी को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ओवरऑल बेसिस पे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि ये कितना मुझे लॉन्ग रन में कमा करके दे सकता है, टोटल रिटर्न जो है, ठीक है जी। चलिए तो अब फटाफट बिना वक्त गवाए ज़रा जल्दी जल्दी इनके जो रिटर्न्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका ई वाला जो एसेट क्लास है, यानी कि इक्विटी का, मतलब कि स्टॉक मार्केट के जो इसके रिटर्न्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप पिछले 10 सालों का एवरेज देखेंगे,
ICICI का जो एक पेंशन फंड मैनेजर है तो इसका 12.85% के आसपास है। कोटक का अगर आप देखेंगे तो 12.93 है। इसी तरीके से SBI का भी 12 से ज़्यादा ही है। UTI का अगर आप देखेंगे तो वो 13 के लगभग है। उसके बाद में HDFC, LIC, बिरला और बाकी के जितने भी बच जाते हैं तो इनका 10 साल का डेटा तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनके 7 साल का या 5 साल का डेटा भी देखेंगे तो उसमें भी इन सभी फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो सबसे रिस्की एसेट क्लास है उसके भी रिटर्न्स यहाँ पे अच्छे हैं, मतलब 11-12% से आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा पिछले 10 सालों में। तो इसे आप बिल्कुल भी बेकार तो नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डालते या स्टॉक मार्केट में डालते तो इससे कई गुना ज़्यादा आप कमाते, लेकिन फिर वो एक अलग हिसाब किताब हो जाता है ना। यहाँ पे उतनी सिरदर्दी भी नहीं है आपको, और ये कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट प्लानिंग के तो आपको लॉन्ग रन में भी अगर इतना कमा के दे रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद में अगर हम जो दूसरा एसेट क्लास है यानी कि C वाली कैटेगरी का जो कॉर्पोरेट डेट का है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप 10 सालों का एवरेज देखें तो आपको 8% से ज़्यादा का ही देखने को मिलेगा। एंड अगेन LIC, बिरला इन सब के जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप इनके 7 सालों का और 5 सालों का भी देखेंगे तो आपको 7 या 8% से ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप G वाले पे भी आ जाएं तो G के भी जो एनुअल रिटर्न्स, मतलब एक एवरेज जो एनुअल रिटर्न्स है पिछले 10 सालों में वो देखेंगे अगर आप, तो इसमें भी आपको 8 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। और अगर आप 7 या उससे नीचे का देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। फिर इसके बाद में अगर आप जो आखिरी कैटेगरी है स्कीम A, तो अगर आप इसका पिछले 10 सालों को देखेंगे तो इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी परमिशन थोड़ी बाद में मिली है इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह की। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों का भी देखेंगे तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। लाइक ICICI कोटक का 6 से ऊपर है, फिर कुछ का 8 से ऊपर भी है। तो 5 से लेकर के कह सकते हैं कि 8% या उससे थोड़ा ऊपर जो है वो रिटर्न इन्होंने पिछले 5 सालों में एक एवरेज कमा करके दिया है। तो इसमें भी ठीक ही ठाक है। हालांकि इसके अंदर सिर्फ आपका 5% पैसा ही इन्वेस्ट होता है, तो इसके रिटर्न से अगर थोड़े कम भी है तो भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ेगा। तो रिटर्न्स के मामले में इस स्कीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आप इसको ओवरऑल बेसिस पर भी देखिए इसके रिटर्न्स को, मतलब अभी तो हमने जो रिटर्न देखा वो इंडिविजुअल लेवल पे था कि E कैटेगरी का इतना, C का इतना, G का इतना, A का इतना। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे भी देखें तो आप इसे लॉन्ग टर्म में आराम से जो अभी तक का डेटा है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 10% के लगभग का जो एक रिटर्न है वो आप इसके ज़रिए कमा सकते हैं। 9 से 10% के आसपास आप मान के चलिए। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से 9 से 10% का रिटर्न एज्यूम करके चलना एक रीज़नेबल फिगर होगा। अच्छा, अब इसके रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझ लेते हैं कि अगर आप आज की डेट में इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र इस वक्त 28 वर्ष की है, वो इस स्कीम में हर महीने 3,000 रुपये का निवेश करने का फैसला करते हैं। और ये जो निवेश है वो सिर्फ 60 साल की एज तक नहीं करेंगे, यानी कि जो जिसका नॉर्मल मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वहाँ तक नहीं, वहाँ से सिर्फ 5 साल और आगे तक अगर वो इसको बढ़ा देते हैं इस निवेश को, और 10% का अगर रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो उन्हें कुछ 1,25,00,000 रुपए के लगभग की जो एक रकम है वो मिल जाएगी, जिसमें से कि 13,30,000 रुपये के 13,32,000 रुपये के लगभग का उन्हीं के द्वारा अमाउंट होगा, और बाकी का जितना भी बच गया वो इसमें उनका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि 5 साल तक और एक्स्ट्रा वेट नहीं करना है तो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई घाटे का सौदा है, तब भी 10% के रिटर्न के हिसाब से आप मान के चलिए कि कुछ 76 लाख रुपए के लगभग की जो रकम है वो उनको मिल जाएगी। अगर मेरा यहाँ पर ये है कि अगर आप 60 के बाद 1-2 साल और एक्स्ट्रा रुक सके, जैसे अगर आप 3 साल भी रुक जाते हैं ना, तो भी आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 63 ईयर्स तक भी इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको आराम से 1 करोड़ 2 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप 65 वर्ष तक रहते हैं तो 1,25,00,000 के आसपास, और अगर आप पूरे मैच्योरिटी के टाइम पर ही अपना पैसा निकाल लेते हैं, यानी कि 60वें साल की एज में, तो ये 76 लाख रुपए के लगभग की जो रकम है वो इसमें आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं, जैसे 5,000 रुपये महीना, तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे यानी कि 60 ईयर्स की एज पे 10% के रिटर्न के हिसाब से कुछ 1,27,00,000 रुपये के लगभग की जो रकम है वो मिल सकती है। और अगर आप 5 साल और रुक जाते हैं इसी 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में, तो और अगर रेट ऑफ रिटर्न यही रहा 10% के आसपास का ही, तो आपको 2 करोड़ रुपए जो है वो इसमें मिल जाएंगे मैच्योरिटी के टाइम पर। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 60 के बाद थोड़े और टाइम के लिए रुक जाते हैं तो जो अमाउंट का डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा आ रहा है। 5,000 वाले में 60 साल तक आपको 1,27,00,000 मिल रहा है, जबकि वही 5 साल और रुकने के बाद आपको और
लगभग कहीं ना कहीं 75 से 80 के आसपास की जो रकम है वो एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। तो 75-80 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको सिर्फ 5 साल और वेट करने पर मिल रहा है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको बताया, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसमें इतना लगाएंगे तो कुछ इसके इर्द गिर्द में जो अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। अब ये जितना भी पैसा आपको मिलेगा, आपको बता दूं कि ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा, कोई टैक्स नहीं देना आपको। इसमें से रूल के अकॉर्डिंगली 60% जो पैसा है वो आप इकट्ठा निकाल सकते हैं और बाकी का जो 40% है कम से कम उसका आपको एक पेंशन प्लान खरीदना पड़ेगा। आप चाहें तो पूरे 100% पैसे का भी खरीद लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 40% पैसे का आपको करना पड़ेगा। जैसे 1 करोड़ रुपये अगर जमा हुए तो कम से कम आपको 40 लाख रुपए का पेंशन प्लान खरीदना ही पड़ेगा। बाकी खरीदने के लिए आप 1 करोड़ का भी खरीद सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो पेंशन प्लान आप खरीदेंगे तो वो जो पेंशन आपको मिलेगी ना हर साल, वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। ये सब तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जो पेंशन आप कमाएंगे वो टैक्सेबल है। और उसमें भी टैक्स आपको देना है कि नहीं देना है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। अब मान लो कि 3-4 लाख रुपए का ही पेंशन आ रहा है पूरे साल भर का, मतलब महीने का 30-40 हज़ार रुपये का, तो अभी के अगर आप हिसाब से भी स्लैब रेट के हिसाब से देखेंगे तो 5 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स मतलब देना नहीं है, वो आराम से मैनेज हो जाता है ना। 3 लाख तक तो वैसे भी नील करके रखा ही हुआ इन्होंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 लाख की अगर आपका मतलब उस टाइम पे पेंशन आता है, उस टाइम तो और भी ये स्लैब रेट शायद बढ़ जाए, तो टैक्सेबल होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको टैक्स देना है। वो उस टाइम की पे जितने भाई इनकम होगी आपकी और जो भी स्लैब रेट होगा उसी पे डिसाइड होगा कि आपको टैक्स देना है कि नहीं देना है। अब इसके बाद अगर मान लो आप इतना टाइम एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना चाहते तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप हर साल एक बहुत ही छोटे अमाउंट से जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, उसे भी इंक्रीज़ कर दीजिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि 3,000 रुपये का अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, अगर आप उसे हर साल 100 रुपये से भी बढ़ा देते हैं, मतलब आज आप 3,000 रुपये महीना कर रहे हैं, अगले साल आपने 3100 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उसके अगले साल आपने 3200 रुपये शुरू कर दिया। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं और सिर्फ 60 साल तक वेट करते हैं, मतलब 1 साल और एक्स्ट्रा मतलब ऐड कर दीजिए उसमें, 61 ईयर्स तक का वेट कर लेते हैं, तो आपको कुछ 1 करोड़ 8 लाख रुपए के लगभग की जो रकम है वो मिल जाएगी इसमें। तो आप या तो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को कांस्टेंट रखिए और टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दीजिए, या फिर आप हर साल एक बहुत ही छोटे अमाउंट से अपने इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करते चले जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास रिटायरमेंट के टाइम पे 1 करोड़ों का जो कॉर्पस है वो आराम से इकट्ठा हो जाएगा। तो रिस्क और रिटर्न्स का क्या हिसाब किताब है समझ गया। चलिए, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इस स्कीम के कुछ बेसिक टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। यानी कि अब हम आ गए हैं इस वीडियो के अपने अंतिम पड़ाव पे, आखिरी पार्ट पे। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपको इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ENPS की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसमें जो भी स्टेप्स वगैरह लिखा हुआ उनको आप फॉलो करिए, आपका आराम से इसमें अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद अगर आप ऑफलाइन खुलवाना चाहते हैं, मतलब ऑफलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी बड़ा आसान है। आप किसी भी अपने नज़दीकी बैंक के ब्रांच पे चले जाइए, या पोस्ट ऑफिस में भी है तो वहाँ पर भी जाके आप चले जाइए, उनको बोलिए भैया NPS में इन्वेस्ट करना है, फिर वो आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझा देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत बातचीत अपनी कमेंट सेक्शन में भी हो जाएगी। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे विड्रॉल का क्या हिसाब किताब है, टैक्स का क्या हिसाब किताब है, या इसके अलावा आजकल जो SLW का नया आया है कंसेप्ट, उसका क्या है, तो वो जो भी बातें आपको पूछनी है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। थोड़ी बहुत देखिए बातचीत कमेंट में भी हो जाए तो अच्छी बात है ना। सारी बातें जो है वो वीडियो के माध्यम से हो तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन के लिए भी रख देते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अब बस इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, बट ठीक है, जितनी भी बातें बतानी थी वो भी ज़रूरी होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 पार्ट्स में या तो डाल दूँ, या अगर ठीक ठाक साइज़ की होगी तो एक ही में डाल दूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो। इसके बाद इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बता ही दिया है कि जितनी भी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, वो सारी बातें आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उन सभी का जवाब आपको दिया जाएगा। तो बस आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।